बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। पीएसएल के ज़बरदस्त मुकाबले हम देख रहे हैं और ये पीएसएल की ज़बरदस्त ट्रांसमिशन भी आप भी हमारे साथ देख रहे होंगे। कल के मैच की अगर बात करें तो बड़ा शानदार मुकाबला हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से शिकस्त दी और एक और मैच आज लाहौर में खेला जाएगा, लाहौर कलंदर वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर। दोनों मैचेस के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अमदाल शेख और इजहार बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले कल वाले मैच की डिस्कशन करते हैं। एक्सपेक्टेड यही नज़र आ रहा था कि मोमेंटम जो है वो कराची किंग्स का ज़रा ज़्यादा अच्छा है और परफॉर्मेंसेस भी उनकी जो थी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हम तीनों ने जिसको चूज किया वो हमारी टीम। इसका मतलब है कि कराची किंग्स तारे गर्दिश में है और स्टार्ट बहुत आउटस्टैंडिंग था। जिस तरह हमें पहले ही शो में ये ब्रेकिंग दे दी कि आमिर वापस आ रहे हैं और वो टीम का पार्ट होंगे और उन्होंने एक दफ़ा फिर साबित किया कि वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और ही इज़ नॉकिंग ऑन द डोर एज वेल कि वो पाकिस्तानी टीम के कमबैक के लिए भी तैयार है। बड़ा शानदार किस्म का था। पहले टॉस की भी बात कर लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि इधर ड्यू फैक्टर बहुत कम आ रहा है। लाहौर और रावलपिंडी की जो विकेट्स हैं उस पर देख रहे हैं ग्राउंड के अंदर ड्यू फैक्टर मुल्तान और कराची के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो उसी रैशनलिज्म को प्रिवेल करते हुए शायद बैक ऑफ द माइंड उनका था कि नहीं, हमें चेस की तरफ जाना है। डिसीजन ठीक था, 3 आउट भी कर लिए बड़े अर्ली ऑन। खास तौर पे बाबर और हारिस दोनों जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, ज़ीरो पे उनकी विकेट्स ली मोहम्मद आमिर ने। कैसे देखते हैं स्टार्ट को? देखें, पीएसएल की यही खूबसूरती है कि जो चीज़ हम प्रेडिक्ट करते हैं उसी के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। अब कल हम बात कर रहे थे कि जी मोहम्मद आमिर इज़ आउट ऑफ फॉर्म। उन्होंने पहले 5 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट्स ली थी, लेकिन कल के मैच में वो ऐसी रॉक स्टार किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं। पहली ओवर में 2 LBW करते हैं, उसके अगले ओवर में उसको शॉर्ट बॉल पे बाउंड्री पे कैच करवा देते हैं। तो ये एक बड़ी हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल अनट्रू हुई। दूसरा, हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो टॉप ऑर्डर है पेशावर ज़ालिमी का, वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें बाबर आजम हो गए, हारिस हो गए, साइम अयूब हो गए। लेकिन जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कल उसको भी हमारी जो एनालिसिस था उसको भी पीएसएल ने प्रूव्ड रॉन्ग। इसी तरह कल वाले मैच में पेशावर ज़ालिमी का जो है टॉप ऑर्डर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर है या मिडिल ऑर्डर है उसने बड़ा अच्छा कैरी किया। मेरे ख्याल में पेशावर ज़ालिमी ने चेंजेस बड़ी ठीक की। उन्होंने जो चेंजेस की कल के मैच में, वो 4 जो प्लेयर्स लेके आए, एक हसीबुल्ला खान लेके आए, आमिर जमाल को लेके आए, अजमतुल्ला उमर जई को लेके आए, मुजीबुर रहमान को ले। जो उनका बड़ा दिलेराना फैसला था, जिमी नीशम और भनूका राजापक्षा जी 2 ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करे, लेकिन ये एक इंटरनेशनल स्टार्स हैं, अपनी टीम के लिए T20 में नुमाइंदगी करते हैं और इनका जो मेटल है पूरी दुनिया इनको मानती है। उनको इन्होंने ड्रॉप किया, उनको ड्रॉप करके ये अपना लोकल टैलेंट को इन्होंने मौका दिया। एक तो उन्होंने मुजीबुर रहमान को भी मौका दिया एज अ बॉलर, जो कि एक ओवरसीज प्लेयर है, लेकिन जो उन्होंने लोकल टैलेंट को मौका दिया, इसमें हसीबुल्ला खान है, आमिर जमाल है, इन लोगों ने आके डिसाइसिव प्रूव किए। जो कल के मैच का टर्निंग पॉइंट था वो हसीबुल्ला खान और टॉम कोलर कैडमोर की थी। और उसमें शुरू में पेशावर ज़ल्मी बहुत ही अंडर प्रेशर था जब उनके 2 स्कोर पे 3 आउट हो गए थे। उस सिचुएशन में आके फॉर हसीबुल्ला पहला पीएसएल का इस सीज़न का मैच खेल रहे थे, इमर्जिंग प्लेयर हैं, उन्होंने आती जैसी बैटिंग की, जिस दिलेरी से, जिस नज़रअंदाज में उन्होंने खेला, बहुत मज़ा आया। उन्होंने हर तरह के स्पिनर को भी अटैक किया, पेसर को भी अटैक किया और ही लुक्ड वेरी गुड एट द स्टार्ट। शुरू में टॉम कोलर कैडमोर थोड़ा इतना अच्छा नहीं परफॉर्म, उन्होंने विकेट पे ओबीसी विकेट गिरी हुई थी, तो लेकिन उनकी जो पार्टनरशिप थी उससे मोमेंटम शिफ्ट किया। और एक बड़ी कल हमारा एनालिसिस जो दोबारा गलत साबित हुआ, हम ये बात कर रहे थे कि जो रोमन पावल है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उनको ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी कल ऐसी इनिंग्स दी, शानदार इनिंग्स दी। जो नेक्स्ट इनिंग्स थी रोमान पावल और नेक्स्ट पार्टनरशिप थी रोमान पावल और टॉम कोलर कैडमोर की, वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। इसमें ना मैं एक पॉइंट ऐड करूं, जिस तरह 3 विकेट्स शुरू में आउट हो चुकी थी तो कॉलर ने स्टेबिलिटी वाला एंकर का रोल प्ले किया। जो हम बात करते हैं कि कई दफ़ा अगर आप फंस जाएं, विकेट्स गिरना शुरू हो, तो एक ऐसा प्लेयर हो जो कंट्रोल एग्रेशन के साथ चले। तो उन्होंने एक एंड संभाला, बड़ा रैशनल बैटिंग की और साथ पर हसीबुल्ला खान ने फिर चार्ज लिया और जब उन्होंने देखा हमने 29 बॉलों पे 50 किया तो उसके बाद फिर जो मोमेंटम चाहिए था, ऑलमोस्ट 12 ओवरों में उन्होंने 100 किया और फिर जो 7 ओवर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 90+ रन्स किए। और ख़ास तौर पे जितनी रोमन पाल की हम बात करें, जो खूबसूरत हिटिंग की, वेस्ट इंडीज़ प्लेयर से अब यही एसोसिएट कर सकते हैं। वो या तो वो जल्दी आउट हो जाएंगे इफ दे स्टिक ऑन द विकेट, तो फिर आपको पता है कि बहुत बैचिंग किस्म की बैटिंग करते हैं
और उन्होंने 34 बॉल में 64 रन बनाए और जिसमें शानदार 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अगर इनकी थोड़ी मजीद बात करें तो इन्होंने बॉलर्स को टारगेट भी किया। जब उन्होंने देखा कि तबरेज़ शम्सी बॉल कर रहा है, यामिर बॉल कर रहा है, तो उन्होंने उनके ऊपर चार्ज नहीं किया। इमाद के ऊपर, आकिफ के ऊपर उन्होंने ज़्यादा चार्ज किया। उन्होंने बड़ा टारगेट उनको सेट किया हुआ था कि इन बॉलर्स को टारगेट करना। ये मेरा ख्याल एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू द बॉलर वो अपना प्लान चेंज करते हैं और वो उसमें सक्सेसफुल रहे। उनको लग रहा था कि इनके अगेंस्ट शायद हिटिंग करना मुश्किल है और आने वाले बैटर के लिए एकदम हिटिंग करना भी आसान नहीं था। तो ये मेरा ख्याल है उनका बहुत अच्छा डिसीजन था। एग्जैक्टली इरफान, अच्छा जहाँ पेशावर ज़ल्मी कल काफ़ी लकी रही, कराची किंग्स मुझे लगता है काफ़ी अनलकी रही। वो जो उनका एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ था ना, जब जेम्स विंस आकर मैथ्यू वेड आके ओपन करते थे और वो मैच जिता देते थे, कल मुझे लगता है कराची किंग्स को जेम्स विंस की अच्छी खासी कमी महसूस हुई। देखिए उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, विंस का उनको झटका बहुत बड़ा है और अभी तक उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है ही विंस की थी। उनका ना होना उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, जो कि अब बांग्लादेश ट्रैवल करके हैं अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए। उनकी जगह पे रोसिंगटन आए बट उन्होंने भी अच्छा स्टार्ट लिया, 8 बॉलों में 15 बट कंसिस्टेंट नहीं परफॉर्म कर पाए। तैयब ताहिर, इरफान, कोई भी उनमें से भी परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ये उनका मिडिल ऑर्डर फंसता था। कल आपको याद होगा मैंने बात की थी कि इनको स्टिक करना चाहिए शर्जील के साथ, क्योंकि शर्जील एक ऐसा बैट्समैन है, अगर वो कुछ 8-10 ओवर भी खेल जाता है तो वो सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाता है। तो एक ऐसा प्लेयर आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए। जब विंस नहीं थे तो फिर आपको स्टेबिलिटी के लिए ओपनर एक ऐसा चाहिए था जिसके साथ आप चांस ले सकते हो, क्योंकि उनका चांस लेना बड़ा ज़रूरी था। और आप ये देख रहे हैं कि जब आप ऊपर टॉप ऑर्डर रन्स नहीं करता तो नीचे एकदम मिडिल ऑर्डर में बहुत बड़ा एक वैक्यूम है, गैप आ जाता है। शुएब मलिक भी कल परफॉर्म नहीं कर पाए, अगर करते भी हैं तो वो थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा सा स्टेबिलिटी देते हैं, फिर वो चार्ज करते हैं। इमाद वसीम की जहाँ जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जिस तरह की खूबसूरत वो बैटिंग कर रहे हैं और कल भी हमने देखा कि बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग 190 का स्ट्राइक रेट था। जी, वो हर मैच में 180-190 के स्ट्राइक रेट के साथ आ रहे हैं। कल भी 30 बॉलों पे उन्होंने 57 किए। लेकिन मेरा मानना ये था कि इमाद वसीम जब ऊपर से आउट हो रहे तो मेरा मानना था कि इमाद खुद चार्ज लेंगे और बीइंग अ कैप्टन वो रोल प्ले करेंगे, वो नंबर 3 या नंबर 4 पे आएंगे। वो उनकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, बॉल को हिट भी अच्छा कर रहे हैं, इनिंग्स को लेके भी चल रहे हैं। फिर उन्होंने मिस्टेक की और अपने आप को काफी लोअर ऑर्डर पे ले गए, जिसका नुकसान उनको भुगतना पड़ा। पहले आके एंकर कर लेते हैं, हिटिंग भी करते, पहले थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनकी शॉट्स लग भी रही हैं। फॉर्म बड़ा देखें, बैट्समैन या बॉलर की फॉर्म का लगना बहुत ज़रूरी है। आप अगर उसको कैश करते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत फिर एक चांस होता है। जैसे बाबर की बात करते हैं, उनकी हमेशा फॉर्म हम देखते हैं लगी होती है, रन्स करते हैं। इस PSL में थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं और 2 मैच हम देख चुके हैं कि वो 0 पे आउट हो चुके हैं, तो 0 पे आउट हुए। तो ये फॉर्म का कहीं ना कहीं आपका मैटर होता है। बॉलर्स की भी फॉर्म होती है, जैसे वहाब रियाज की पिछले PSL में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, इस दफ़ा वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है अच्छे कैप्टन को, अच्छे प्लेयर को खुद भी ये रियलाइज़ करना चाहिए। और अगर वो खुद ही कैप्टन भी, आपका प्लेयर वो खुद ही कैप्टन नहीं है, तो उसके लिए तो डिसीजन मेकिंग भी आसान है, उसको किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो इमाद मेरा ख्याल है इधर मिस्टेक करके, और जो हमेशा हम देख रहे हैं कभी 5 रन कभी 7 रन, लास्ट मैच में कल वो 24 रन से हारे। अगर वो थोड़ा टॉप ऑर्डर पे आ जाते, तीसरे या चौथे नंबर पे, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम। तो ये मेरा ख्याल है एक मिस्टेक किया। और ज़ल्मी की अगर हम थोड़ी बात करें तो मेरा ख्याल है कि मुजीब का इंक्लूजन, जिस तरह मैं हमेशा बात कर रहा था कि तबरेज़ शम्सी के इंक्लूजन होना चाहिए, वो हुआ, इम्पैक्ट आया। इसी तरह मैं बात कर रहा था कि उस्मान कादर को अगर नहीं खिला रहे तो फिर मुजीब को बाहर बिठाना सब में से बालातर है। और आप ये देखें कि मुजीब ने आते साथ ही अपना मार्क छोड़ा, विकेट्स भी ली, रन्स भी कंटेन किए, एक पूरा आइडियल पैकेज था। खासतौर पे जो वेट को उन्होंने विकेट ली। तो मेरा ख्याल है कि मुजीब जैसा एक वर्ल्ड क्लास बॉलर, जैसे राशिद की हम बात करते हैं, इसी तरह इनका भी टीम में होना बहुत आउटस्टैंडिंग था। तो ये मेरा ख्याल है ज़ल्मी के एक कम्बिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी था, इनका मिडल ऑर्डर का परफॉर्म करना और इनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट, जैसे हमने कल कहा कि सबसे वीकेस्ट नज़र आ रहा है जितनी भी टीम्स हैं। बट इस कम्बिनेशन के समय लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका एक कम्बिनेशन डेवलप हो गया। खासतौर पे आमिर जमाल की भी बात की जाए, आल्दो के एक ओवर में उनको काफ़ी हिटिंग की इमाद ने, बट बाकी मैचेस में एक दफ़ा तो हैट्रिक के भी वो करीब थे। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह के कम्बिनेशन के साथ आप स्टिक करेंगे और आगे जाएंगे। आप इसमें ज़ल्मी के बारे से बात करना चाहिए। एक तो उन्होंने कॉम्बिनेशन उनका ठीक हो गया है, ये अजमतुल्लाह उमर ज़ई को लेके आए, आमिर जमाल को लेके आए, मुजीब को लेके आए। इन 3 प्लेयर्स की इंक्लूजन से इनका जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें हमें कुछ बैलेंस नज़र आया। हम मैच से पहले कल यही बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी का बैटिंग लाइनअप तो नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो इनकी बॉलिंग लाइनअप है उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और बड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। और इसी वजह से जो पिछले मैच में इन्होंने लाहौर कन्नलर से
240 रन खाए थे जी। इन तीनों बॉलर्स की इंक्लूजन से, या जिसमें से एक ऑलराउंडर है, आमिर जमाल ऑलराउंडर है, अजमतुल्ला उमरज़ई, आमिर जमाल और मुजीबुर रहमान, इसकी वजह से बॉलिंग लाइनअप इनका काफ़ी हद तक स्टेबल हुआ। एक और जो इन्होंने इंप्रूवमेंट की है ओवर दीज मैचेस, शुरू में इनका बॉलिंग डिसिप्लिन बड़े प्रॉब्लम्स थे, एक्स्ट्रास बहुत दे रहे थे, वाइड्स और नो बॉल्स बहुत दे रहे थे, और नो बॉल तो T20 में एक किस्म का आजकल के मॉडर्न डे T20 में क्राइम है, क्योंकि एक तो आपको एक्स्ट्रा बॉल मिलती है, एक्स्ट्रा रन मिलते हैं और एक फ्री हिट मिलती है। इन्होंने अपने बॉलिंग डिसिप्लिन को कंट्रोल किया। एक और चीज़ इन्होंने बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट जो कल के मैच में नजर आई, इनकी फील्डिंग और कैचिंग बहुत इंप्रूव हुई है। कल जो कैचेस इनके प्लेयर्स ने लिए वो इतने आसान कैच नहीं थे, बड़े स्कायर्स थे जो बहुत ऊंची हाइट पे जाते हैं, उनको जज करना, अच्छे तरीके से जज करना इतना आसान नहीं होता। इन्होंने बड़ी अच्छी कैचिंग की, जिस तरह एडम रोजिंगटन का आमिर जमाल ने बड़ा अच्छा कैच लिया, तैयब ताहिर का हसीबुल्लाह खान ने बहुत अच्छा कैच लिया, इरफान खान का पावल ने बहुत अच्छा कैच लिया, वो तो मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट कैच था। बेन कटिंग का नीशम जो कि एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर उन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया, और आमिर यामीन का बाबर आजम ने बहुत अच्छा, इनकी कैचिंग बहुत इंप्रूव हुई है, इनका बॉलिंग डिसिप्लिन बहुत इंप्रूव हुआ है, तो इनका जो ग्राफ है इट इज़ इन द अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। लेकिन कल कराची किंग्स का जो कल परफॉर्मेंस है मेरे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि उनका जो ट्रेंड था, जिस तरह आपने देखा कि पहले तीनों मैचेस वो हारे, फिर उसके बाद जो 3 मैचेस हैं उनमें से 2 मैच जीते, एक तो उन्होंने लाहौर कलंदर को हराया, दूसरा उन्होंने मुल्तान सुल्तान को हराया, जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाली टीम्स है। तो इस मैच में उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ भी बेहतर खेलेंगे। वही बात, एक तो उन्हें जेम्स विंस की कमी बहुत महसूस हुई, और जो मिडल ऑर्डर है वो इतना क्लिक नहीं कर रहा। वो ख़ास तौर पे शोएब मलिक हैं, या शोएब मलिक हो गए, तैयब ताहिर हो गए, ये मिडल ऑर्डर में उन्हें अभी भी राइट कॉम्बिनेशन का वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि उनका मिडल ऑर्डर क्या होना चाहिए। नॉर्मली मिडल ऑर्डर या तो इनका फायर नहीं करता, या फिर एक स्लो पेस पे खेलता है, और लोअर डाउन दी ऑर्डर नो डाउट इमाद वसीम बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन इमाद वसीम के पास there is too much burden on him to win the match at the end of the जब मिडल ऑर्डर। और मेरा ख्याल है इसमें एक जो चीज़ मैटर करती है वो इकॉनमी भी है। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप का देखें तो इकॉनमी सब प्लेयर की अंडर 10 थी, सिर्फ आमिर जमाल का सिर्फ 10.75 है, मुजीब का देखें तो 7 है, अरशद इकबाल का 9.50 है, वहाब का 9 है, अज़मतुल्लाह का 7 है। तो ये एक मेरा ख्याल है एक अच्छी गेम प्लान, या आपको लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते रहे। उनको आइडिया था कि अगर हम विकेट्स नहीं भी लेते तो हमने एटलीस्ट कंटेन करके रखना है, ज्यादा रन्स नहीं कंसीड करने। कल फाइनली उनका एक विनिंग कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला, जहां दोनों साइड्स बैलेंस थी उनकी। उसके अलावा रन्स ऑन द बोर्ड, स्कोर बोर्ड प्रेशर हमेशा T20 में होता है, और अगर आप 180 से ऊपर रन्स करेंगे, चाहे जितनी मर्जी ड्यू हो, चाहे जितना मर्जी अगली टीम की बॉलिंग वो कमज़ोर हो, चेज करना 180 से ऊपर बहुत मुश्किल है। और मेरा ख्याल है जैसे बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा भी टारगेट यही था कि हम किसी तरह 180 प्लस करें। विकेट बहुत अच्छी है, और पिंडी की विकेट हमेशा ही बैटिंग को बड़ा सपोर्ट करती है। बट एक अच्छी चीज़ इसमें कि अर्ली ऑन हमें बाउंस मिलता, स्विंग भी नज़र आती है, जो हमने आमिर की बॉलिंग के अंदर देखा। इवन आमिर जमाल ने भी कुछ शुरू में बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल किया, वहाब का स्पेल बड़ा ज़बरदस्त था, कुछ उन्होंने भी बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की। तो ये मेरा ख्याल है कि अब जो टीमें आगे मैचेस खेलती जाएंगी अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगी। और अगर ये आप एक और चीज़ नोटिस करें तो जितनी स्किलफुल बॉलर हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, कि यानी कि आप लाइन लेंथ के साथ जो स्लोअर वन बाउंसर की बात करते हैं, स्लोअर वन की बात करते हैं, नकल बॉल आजकल की जा रही है, तो जितनी वैरायटी आपके पास है उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी अपोजिशन को उतना जल्दी, या बैट्समैन को आप ट्रबल में करोगे। अगर आप एक प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, एक सर्टन गुड लेंथ पे ही अगर लेट्स सपोज एक बॉलर बॉल करता जा रहा है, तो फिर आपके बैटर आजकल हर तरह की शॉट्स रखते हैं, वो भी पूरी आज एक्सपर्टीज़ रखते हैं। वो रैम्प शॉट मारता है, स्वीप मारते हैं, जिस तरह तो हमें याद होगा आजम खान ने हिटिंग की या फ़खर जमान हिटिंग कर रहे हैं। तो अब तो आपके पास बैट्समैन के पास इतनी वैरायटी है, और आप जहाँ ज़रा प्रेडिक्टेबल हुए तो बैट्समैन आपको सेकंड चांस नहीं देता। तो ये मेरा ख्याल है आपको अब बीइंग अ बॉलर T20 के अंदर, और ख़ास तौर पे एशियन कंडीशन के अंदर, जैसे पाकिस्तान की बैटिंग विकेट्स होती हैं, इंडिया की बात कर लें या श्रीलंका बांग्लादेश की, तो इधर अगर आपके पास वैरायटी नहीं है विद द पेस, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमने देखा कि हसन अली और हारिस रऊफ भी जो विकेट्स ले रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से ले रहे हैं, वो कभी स्लोअर वन कर रहे हैं, कभी स्लोअर बाउंसर कर रहे हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है कि या तो आपके पास एहसानुल्लाह की तरह बहुत बड़ा 150 प्लस का पेस हो, या शहीनशाह अफरीदी की तरह, अदरवाइज़ आपको सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। और ये बच्चे मेरा ख्याल है उस पर पूरा स्टिक कर रहे हैं उस चीज़ों के लिए। देखिए आप दुरुस्त कह रहे हैं,
एक और गलती जो मेरे ख्याल में कल कराची किंग्स से हुई है वो ये है कि जब उन्होंने 3 आउट कर लिए थे पेशावर ज़ल्मी के 2 स्कोर पे, उस टाइम उन्हें थोड़ा और अटैकिंग अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए था। मोहम्मद आमिर को एक आधा ओवर और देते, फील्डर्स दायरे के अंदर रखते और प्रेशर डालते, क्योंकि इस टाइम अगर वो एक और विकेट ले जाते तो पेशावर ज़ल्मी के लिए उठना बहुत मुश्किल होना था। उन्होंने उनको मौका दिया हसीबुल्लाह को और टॉम कोलर कैडमोर को कि वो प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश कर ले। उसके बाद जब उन्होंने प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश कर लिया तो पिंडी की विकेट, वही आप वाली बात कि उन्होंने जब पावर प्ले का ओवर सर्वाइव कर लिया, अपने कदम जमा लिए। और वैसे भी अभी तक पीएसएल में जो ट्रेंड नजर आ रहा है कि आते साथ ही हिटिंग करना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल ऐसे। जब वो क्रीज पे सेट हो गए, आई उनकी सेट होगी, उसके बाद उन्होंने एक बहुत बेहतरीन स्कोर, शानदार टारगेट दिया कराची किंग्स को। बिल्कुल ऐसे ही। चलें इस पर थोड़ी मजीद और बात करेंगे। अभी मनाहिल बताइए हमें टॉप 5 बैटर के हवाले से कि अभी जो टेबल है उस पर कौन विक्ट्री के साथ ऊपर खड़ा है और कौन दूसरे तीसरे नंबर पे। जी इरफान, अब जैसे कि आगे मैचेस की स्टेजेस बढ़ती जा रही हैं, मैचेस होते जा रहे हैं, अब ऑलमोस्ट सब टीम्स के इक्वल मैचेस हो गए, तो आए चल के देखते हैं कि अब क्या टेबल पे कौन से टॉप 5 बैट्समैन हैं हमारे पास। नंबर 1 पर आ रहे हैं मोहम्मद रिजवान। 6 इनिंग्स खेल चुके हैं, 358 रन बना चुके हैं और अब उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो है अनबीटेबल, दैट इज 110। स्ट्राइक रेट उनका रहा 141। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं कराची किंग्स के इमाद वसीम, विच इज़ अ न्यू एडिशन, क्योंकि कल तक सेकंड नंबर पर कोई और था और आज आ चुके हैं इमाद वसीम। 7 इनिंग्स वो खेल चुके हैं, 237 रन बना चुके हैं और हाईएस्ट है उनका 80। स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा है। यहाँ जो हमारे पास अभी टॉप 5 बैटर्स हैं उसमें उनका सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट है 179 का। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ रहे हैं लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान। 5 इनिंग्स वो खेल चुके हैं, 235 रन वो बना चुके हैं, 96 उनका हाईएस्ट था और उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है 172 का। फोर्थ नंबर पर हम देख रहे हैं राइली रूसो को, जो कि थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं, पहले वो टेबल पर थोड़ा ऊपर थे। 5 इनिंग्स वो खेल चुके हैं, 225 रन बना चुके हैं, हाईएस्ट उनका था 78 और उनका स्ट्राइक रेट रह चुका है 166। टॉम कोलर हम देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के, विच इज़ अ न्यू एडिशन अगेन। 6 इनिंग्स खेल चुके हैं, 216 रन बना चुके हैं, हाईएस्ट 92। स्ट्राइक रेट उनका है 157 का। हाँ, इसमें एक जो एक्सक्लूजन हुई वो एक्सक्लूड हुए हैं, बाबर आजम हुए हैं और कॉलर ने उनकी जगह ली है। ओबियसली अभी जो मैचेस आगे जाएंगे हम देखेंगे इसमें चेंजिंग आएगी। अच्छी चीज़ देखें आप कि इमाद का 179 का स्ट्राइक रेट है और एवरेज भी उनकी 118 है। ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग फिगर है उनका। और जब मैं जैसे बात कर रहा था कि इस तरह की जब फॉर्म लगी हो, आपकी एवरेज अच्छी है और स्ट्राइक रेट आपका इतना शानदार है, तो फिर आपको ऑनर्स लेना चाहिए था। आपको नंबर 3 या नंबर 4 पे आके चार्ज करते और आप इतना वेट ना करते कि पहले आप बर्डन दूसरों पे डालें और फिर आके आप खुद चार्ज की ट्राई करें। हर मैच में ऐसा ही हो रहा है कि आप बहुत अपने आप को डीप लेके जाते हो और फिर नहीं कर पाते। और देखा हमने कॉलर भी जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हर मैच में दे रहे हैं, मेरा ख्याल है इस टाइम अगर पेशावर ज़ल्मी का बैकबोन कहना चाहिए तो वो कॉलर बन चुके हैं। खूबसूरत किस्म का वो चार्ज करते हैं, जो हिटिंग, क्लीन हिटिंग हमें किसी बैट्समैन की तरफ से नज़र आ रही है। जब हम रियली रूसो की बात करते हैं, आजम खान की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कॉलर भी उसी टॉप 3 के अंदर आते हैं। मेरे लिए इस जो टॉप बैट्समैन का टेबल है उसमें सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि कोई इस्लामाबाद की इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं। That was exactly what हालांकि I wanted to इस्लामाबाद ask की इरफान। जितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, हम तवक्को करते हैं कि कॉलिन मनरो है। अभी उनके मैचेस भी कुछ कंपैरेटिवली कम हैं और ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कहा कि अभी जब जो मैचेस होंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि 2-3 नाम हमें उधर से भी आए। एटलीस्ट आजम खान को तो बिल्कुल हमें लग रहा है कि अच्छा, मनरो भी इस्लामाबाद है। यूनाइटेड की रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है और कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी नहीं है, कोयटा की तो समझ आ रही है, कोयटा की तो समझ आ रही है। और अभी वो कोयटा पे unfortunately, हाँ अभी जी। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके कोयटा और लाहौर के मैच की बात करेंगे और कोयटा के जेसन रॉय भी उनको छोड़ के चले गए हैं और उनकी कश्ती को अब कौन संभालेगा, ये हम ब्रेक के बाद आके डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन और आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक से पहले हमने बात की कल वाले मैच की और अब बात करते हैं सेकंड मैच के। बट उससे पहले मनाहिल, आप ज़रा हमें बॉलर्स का भी बता दें कि टॉप 5 बॉलर्स कौन से अभी तक PSL जी में? इरफान, चलकर देखते हैं कि अब जो टॉप 5 बॉलर्स हैं वो कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके सामने इस वक्त टेबल नज़र भी आ रहा होगा आप लोगों की स्क्रीन पर। सबसे पहले टॉप कर रहे हैं द अनबीटेबल। अभी तक एहसानुल्लाह ने किसी और को अपनी स्पॉट लेने नहीं दी। 6 इनिंग्स खेल चुके हैं वो, 131 रन कंसीड किए हैं, 14 विकेट ले चुके हैं और उनकी इकॉनमी है 5.53 की। दूसरे नंबर पर आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। 5 इनिंग्स खेल चुके हैं, 150 रन कंसीड किए, 10 विकेट्स ले चुके हैं और उनकी इकॉनमी है 8.33। थर्ड नंबर पर अगेन वी हैव मुल्तान सुल्तान्स के अब्बास अफरीदी। 5 इनिंग्स के साथ वो 174 रन कंसीड कर चुके हैं और 10 विकेट्स ले चुके हैं।
उनकी इकोनॉमी है 9.75। फोर्थ नंबर पर वी हैव उसामा मीर विद 6 इनिंग्स प्लेड 166 रन, वो कंसीड कर चुके हैं और 9 विकेट्स ले चुके हैं। इकोनॉमी है उनकी 6.91। और फिफ्थ नंबर पर वी हैव मोहम्मद आमिर, 5 इनिंग्स खेलने के बाद 133 रन कंसीड किए और 8 विकेट्स वो ले चुके हैं। उनकी इकोनॉमी नज़र आ रही है हमें 7.38। जी, पॉइंट टेबल तो हमें जैसे देखा हमने, ये बॉलिंग का फिगर तो सिर्फ आमिर की इंक्लूजन आई है एक जी। उन्होंने, क्योंकि आल्दो के 2 मैचेस मिस किए, बट 5 मैचेस के बाद उन्होंने, हम देख रहे हैं कि 8 विकेटें ली। कल ही खाली वो 4 ले चुके थे। हाँ, तो वो 7.38 की उनकी इकोनॉमी, और हर मैच में पहले से बेहतर होते चले जा रहे हैं। शुरू में कुछ थोड़ा अनलकी भी रहे, कुछ कैचेस भी उनकी बॉलिंग पर ड्रॉप हुए, और कुछ डिसीजन अंपायर की तरफ से भी लगता था कि शायद अगर दिए जा सकते थे, बट ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि वो मोमेंटम गेन करते चले जा रहे हैं। और जो एक उनकी एक स्ट्राइव थी या एक डिस्कशन थी, क्या वो इंटरनेशनल को सर्व कर सकते हैं, वो कमोडिटी हैं, तो मेरा ख्याल है कि कल वाले स्पेल के बाद वो सबको जगा रहे हैं कि आई एम अवेलेबल, आई वांट टू प्ले मोर। इस टेबल में जो मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज नज़र आ रहा है वो इस सीज़न है हारिस रऊफ। हारिस रऊफ हमेशा से PSL में हो गया या और भी फ्रेंचाइज में, बिग बैश में, बांग्लादेश में, कैरेब, जिस भी लीग में खेलते हैं वो T20 के टॉप विकेट टेकर्स में उनका शुमार होता है। इस सीज़न में वो इतना अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, जो उनसे बॉलिंग तो कर रहे हैं, लाहौर को जिता भी रहे हैं, मतलब ठीक अच्छी मुनासिब बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो उनका एक इस टाइम फॉर्म जारी थी वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप के से पहले, उसके बाद से वो हमें PSL में नजर नहीं आ रही। जो हारिस रऊफ ने अपने लिए खुद बार सेट किया हुआ, वो उस तक पहुंच नहीं सकते। दुरुस्त कह रही हैं, वो अचीव नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ा मिस नजर। ये फास्ट बॉलर का देखें, जब इंजरी होती है तो इंजरी के बाद उसका कमबैक इतना आसान नहीं होता। जैसे हमने शाहीन की इंजरी देखी और उसके बाद वर्ल्ड कप में वो आए, तो हमें नज़र आ रहा था कि वो शाहीन नहीं है जो उनके साथ एसोसिएट करते हैं परफॉर्मेंस को। अब दोबारा भी शाहीन आए तो पहले 2-3 मैचेस में शायद थोड़ा आउट ऑफ कलर नज़र आए, बट अभी लास्ट गेम में कुछ बेहतर आए। तो हारिस का भी हमने देखा कि इंजरी के बाद काफ़ी वो थोड़ा शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, आल्दो कि उन्होंने इन बिटवीन विकेट्स तो लिए हैं और बड़े क्रूशल टाइम पे विकेट लेके दिए हैं लाहौर के अंदर को, और मैच में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। बट वो जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है कि जो एक कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर, एक लेंथ के ऊपर बॉल को हिट करना और रन्स ना भी देना और विकेट खास तौर पर लेना, वो शायद अभी उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो उनके इंजरी रिकवर होगी, वो आपको पता है कि आपके मसल भी स्ट्रेच हो जाते हैं, फिर वो टाइम लगता है। और मेरा ख्याल है कि रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस भी थोड़ा सा उनका लंबा गया, फिर दरमियान में शादी भी आ गई। तो शादी के बाद भी उन्होंने शायद थोड़ा अरसा अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस से दूर रहे होंगे। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये सारे लड़के अब एक हंट के अंदर हैं और ये इस कोशिश के अंदर हैं कि हमने पाकिस्तान को खेलना है। ख़ास तौर पे जब हम हमेशा बात कर रहे हैं कि एहसान उल्लाह ने आके एक खलबली सी मचा दी है इन तमाम प्लेयर्स के अंदर। हारिस हो गया, हसन हो गया, नसीम शाह हो गया, हसनैन हो गया, इन सब के अंदर एक स्केयर एलिमेंट उस लड़के ने डाल दिया है कि किसने आके आप उस पोजीशन पे आके खेलना है। क्योंकि शहीन शाह के अलावा आप देख रहे हो कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको आप कह सकते हो कि वो पक्का है पाकिस्तान टीम में, वो परमानेंट खेलेगा। तो ये एक अच्छी खूबसूरती भी है। और आमिर भी खास तौर पे अब जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये 5-6 लड़के आपके अब हंट में आ गए और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, बेसिकली दे थर्स्ट है उनके अंदर कि हमने पाकिस्तान को सर्व करना है। तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छा साइन है। और जैसे अभी टेस्ट मैचेस के अंदर इंजरीज हुई 2-3 प्लेयर को, तो आपके पास पीछे लड़का ही कोई नहीं था कि आपने किसको खिलाना, और आप फ़हीम के साथ और वो मोहम्मद तला के साथ आपको टेस्ट मैच खेलना पड़ा। तो ये एक अच्छा साइन सूरत हाल है। दिस पॉजिट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आया आपने नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन के लिए आपने PSL की परफॉर्मेंस के बेसिस पे नेशनल टीम सेलेक्ट करनी है, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे PSL के लिए आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे आपने नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन करनी है, फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस के पे आपने नेशनल टीम की सिलेक्शन करनी है, या फिर आपने, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप जो लोग PSL में परफॉर्म कर रहे हैं आप क्या उन्हें टेस्ट की लिए चांस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो सिलेक्टर्स के लिए एक बड़ा जो शशोपंज में डालेगा कि एहसान उल्लाह बेशक PSL में तो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन आपने अगर किसी को पाकिस्तान के लिए कॉल देनी है तो क्या सिर्फ आप PSL के ऊपर आप इतना बड़ा ब्रेव डिसीजन ले सकते हो। खास तौर पे जो अभी इस सीजन जो वर्ल्ड कप होना है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ 20 ओवर वर्ल्ड कप, ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। एशिया कप भी आ रहा है, वो तो आपकी फॉर नो डाउट ये PSL बन चुकी है। 99% आपकी जो टीम के लड़कों की इंडक्शन होती है वो PSL बेस के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी इसकी व्यूअरशिप है, और जो इस बड़े प्लेटफॉर्म पे शोकेस करता है अपनी परफॉर्मेंस तो हाईलाइट होता है, हाईलाइट होकर वो टीम में आ जाता है। अब इसमें जो दूसरा आपकी बात है वो बड़ी ज़बरदस्त है।
मेरा मानना है कि T20 और ODI सब बहुत सिमिलर है, वो कोप अप लड़का कर जाता है। और ऑब्वियसली जो PSL खेल रहा है वो ODI भी खेल रहा होता है डोमेस्टिक के अंदर। टेस्ट वाला मसला जो है ना वो बहुत सीवियर किस्म का हमारा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। जैसे शुएब हमारे साथ थे, उन्होंने दोनों दिन यही बात की कि हमें 400 एक लड़के को 400-500 ओवर करने चाहिए, फिर हम मानेंगे कि वो एक अच्छा तगड़ा बॉलर एक सीज़न पूरा इतने ओवर्स के साथ आए। जब ये बच्चे छोटे फॉर्मेट के ऊपर लग जाएंगे, 4 ओवर की क्रिकेट के पीछे इनका माइंड सेट बन जाएगा, तो ओबियसली वो सफ़र करेगा। और ये मेरा ख्याल है PCB को अब ये प्लान देखना पड़ेगा कि जो लड़के आप शॉर्ट लिस्ट करते हो फॉर द टेस्ट, उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपने डोमेस्टिक खेलना है, कायदम ट्रॉफी खेलनी है, पूरा सीज़न खेलना है। अगर वो पूरा सीज़न आप विदाउट इंजरी खेलते हो और लंबे स्पेल जो हमें डिमांड है वो अगर आप करके आते हो, तो फिर हम आपको कंसीडर करेंगे फॉर द टेस्ट मैचेस। ये नहीं कि आप तमाम तरह की लीग खेलें और फिर बाद में कह दिए आई एम अवेलेबल फॉर टेस्ट, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके अलावा मेरे ख्याल में एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिस तरह यासिर शाह काफ़ी देर तक हमारी टीम में एज अ लेग स्पिनर परफॉर्म करते रहे टेस्ट साइड में, लेकिन उसी टाइम पे जो शादाब खान थे वो T20 और ODI में खेल रहे थे। हमने बॉलर्स को भी चेक करना है कि किसकी किस फॉर्मेट में कोर कॉम्पिटेंसी है। कुछ बॉलर्स ज़्यादा सूटेड होते हैं लिमिटेड ओवर के लिए, कुछ बॉलर्स ज़्यादा सूटेड होते हैं जो लॉन्गर फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो ये सिलेक्टर्स को भी इवैल्यूएट करना चाहिए कि किस फॉर्मेट के लिए कौन सा बॉलर ज़्यादा सूटेबल है। अब अबरार अहमद है, अब उसने टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी इस्लामाबाद से हालिया तौर पे PSL में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसी तरह उसामा मीर है, उन्होंने भी टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया, अब वो हालिया जो मैच है PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने एक तो एवेलुएट करना है कि कौन सा प्लेयर, कौन सा फास्ट बॉलर। अब हारिस रऊफ़ है, आया वो इज़ ही T20 स्पेशलिस्ट और एन ODI स्पेशलिस्ट, या फिर वो टेस्ट में परफॉर्म कर सकें कि नहीं। उसके अलावा ये ना सिर्फ सिलेक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, ये इवन हमारे प्लेयर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट समझते हैं। कुछ बॉलर्स अपने आप को टेस्ट फॉर्मेट में कंफर्टेबल समझते हैं, कुछ बॉलर्स अपने आप को T20 में कंफर्टेबल समझते हैं। इसी तरह बैट्समैन के हवाले से भी यही है। अब बाबर है, नो डाउट जो उसकी आउटस्टैंडिंग क्लास है, लेकिन मेरे ख्याल में एज अ T20 फ्रंट लाइन प्लेयर जो पाकिस्तान को लीड करे फ्रॉम एज अ बैटर, वो तो कैप्टनसी तो एक इट्स अनदर डिबेट। मेरे ख्याल में बाबर के हवाले से भी बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है कि आया वो पाकिस्तान के लिए T20 के लिए फ्रंट लाइन बैट्समैन है कि नहीं है। बिल्कुल इस पर डिबेट कर सकते हैं, और हमने जैसे देखा कि काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम आया इसमें। अगर हम इसको पॉइंट्स को मज़ीद डिस्कस करें तो हारिस को टेस्ट में चांस दिया गया, डेब्यू हुआ, इंजर्ड हो गए। नसीम शाह थोड़ा सा लंबा टाइम चल रहा था, वो इंजर्ड हो गए। तो ये एक मेरा ख्याल है प्लेयर की फिटनेस भी बहुत मैटर है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आके आमिर और वहाब भी थोड़ी बात कर लेंगे, काफ़ी लोग इस पर डिस्कशन कर रहे थे। नाज़रीन स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आमिर और वहाब की। जो आपने इजहार बात की उसमें बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको याद होगा कि 2-2.5 साल पहले जब इन दोनों ने रिटायरमेंट ली टेस्ट से, तो काफ़ी ज़्यादा बोर्ड के अंदर और लोगों के अंदर एक गुस्सा इनके अगेंस्ट आया कि इन्होंने क्यों रिटायरमेंट ली। और फिर मैंने पर्सनली इन दोनों से मिला भी, बात भी की। उन दोनों का मानना ये था कि हमारी बॉडी जो है, वहाब की ओबियसली एज ज़्यादा हो चुकी थी और वो समझता था कि मेरा 3-4 साल की क्रिकेट अभी बाकी है और टेस्ट में मैं इतने लंबे स्पेल नहीं कर सकता, और मेरी बॉडी जो है वो फटीगनेस का शिकार होती है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। इसी तरह लाइकवाइज आमिर की जब बात की तो आमिर ने भी यही कहा कि मैं उससे पहले जब वर्ल्ड कप खेल रहा था तो मैंने मिकी आर्थर और सरफराज को बोल दिया था कि मैं वर्ल्ड कप के बाद कुछ अरसे के बाद मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा टेस्ट के लिए, और उन्होंने फिर मैंने ये वेरीफाई भी की थी इस मिकी आर्थर से भी और सरफराज से भी। तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की कि प्लेयर इंडिविजुअली भी मैटर करता है उसके ऊपर कि वो अपनी बॉडी को कैसे देखता है। जहाँ बोर्ड की हम बात करते हैं कि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनसे क्लियर बात करना, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इसी तरह प्लेयर के ऊपर भी ये ओनस आता है कि रादर दैन कि आप अपनी परफॉर्मेंस इस तरह ज़्यादा खेलने के चक्कर में इंजर्ड कर लें, या आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, आपके मसल वीक हो गया। आमिर का बड़ा क्लियर एक रीज़न थी कि मैं 5 साल मैच प्रैक्टिस से आउट रहा। ऑब्वियसली आप वैसे तो प्रैक्टिस करते हो, बट ग्राउंड से दूर रहना एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है। तो वो एक जो गैप था उसके बाद आके कम बैक किया। और फिर वो अगर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने पाकिस्तान को, आमिर की अभी एज 29-30 है, तो वो लगता है कि 4-5 साल की क्रिकेट बाकी है और मैं T20 और ODI में पाकिस्तान को सर्व कर सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है इसमें रैशनलिज्म प्रवेल करनी चाहिए, लॉजिक प्रवेल करनी चाहिए कि रादर दैन कि हम कहें कि जी नहीं ज़बरदस्ती खिलाएं। और इसी तरह जो अभी लड़के हमारे पास अभी जो हैं, हारिस की हमने बात की, नसीम शाह है, शहीन शाह अफरीदी हैं, ये लड़कों को भी अब क्लैरिटी चाहिए। इनको अपनी बॉडी का सबसे पहले खुद मालूम है क्या हम लंबा खेल सकते हैं,
यहाँ अगर हारिस रऊफ को लगता है कि मेरी लेंथ जो है वो T20 और ODI वाली है, मैं उस लेंथ पे बॉल नहीं करता, क्योंकि टेस्ट में आपको एक सर्टन लेंथ को हिट करना पड़ता है, आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तो ये भी एक चीज़ मैटर करती है। जैसे एक मैं प्राइम एग्जांपल इधर कोट करूँ तो जब स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन जो थे, इंग्लैंड ने इनको 2010-11 में आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे प्राइम बॉलर है, हमें लंबा टाइम चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों से बात की और उनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो तमाम प्लेयर से ज़्यादा रिम्यूनरेट किया गया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, और उनको कहा गया कि आप कैप्टन से भी हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे कि आप ये लीग के चक्कर में ना पड़े, आप ODI के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि फाइनेंशियल भी तो ऑब्वियसली मॉनेटरी वैल्यूज़ भी तो आपके लिए मैटर करती है। तो उन्होंने क्लैरिटी के साथ उन दोनों से बात की और आप देख लें कि 40 साल की उम्र के अंदर भी एंडरसन बॉल कर रहा है और आपको दुनिया के अंदर हर जगह पे जाके विकेट लेके देता है, लाइक वाइज स्टुअर्ट ब्रॉड भी। तो ये मेरा ख्याल है जो अच्छी मैनेजमेंट होती है, जो अच्छी थिंक टैंक होती है, वो टैलेंट को या चीज़ों को समझते हैं, वो आई रखते हैं क्या किससे बात करनी है और फिर उस प्लान के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो ये मेरा ख्याल है पैरेलल बर्डन एक दूसरे के साथ लेके चलना चाहिए। देखिए आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये प्योरली जो ख़ास तौर पे एंडरसन है, जब एंडरसन को हम इस स्टेज पे टेस्ट में इतना आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करता देखते हैं तो दैट इज़ फैंटास्टिक, और एंड दैट सेट्स अ रोल मॉडल फॉर ऑल टेस्ट क्रिकेटर्स, टेस्ट फास्ट बॉलर्स हु वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नो डाउट जब से ये फ्रेंचाइज लीग्स आई हैं उस हवाले से प्लेयर्स के पास एक तो फ्रेंचाइज लीग्स की वजह के जो बड़े एडवांटेजेस हैं प्लेयर्स को, एक तो उन्हें फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, और जिस तरह आज़म खान है एक तो ये एक एडवांटेज है, दूसरा उनके लिए बेनिफिट ये है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं उनको अगर वो सिर्फ डोमेस्टिक खेलें तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले टैलेंट हंट के परफॉर्म करने के लिए, टैलेंट हंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ये मुख्तलिफ थ्रू आउट द वर्ल्ड लीग्स खेलते हैं तो उन्हें अपने जोर दिखाने के लिए मौके मिल जा सकते हैं, जिससे वो अपनी नेशनल साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वहाँ ये एक फैक्ट है, ये हकीकत है कि टेस्ट क्रिकेट की तरफ अब जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उनमें इतनी हंगर ड्राइव नज़र नहीं आ रही कि वो टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए उनके अंदर वो पैशन हो कि टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करें, लॉन्गर रन के लिए परफॉर्म करें। ऑब्वियसली ये इसीलिए लीग क्रिकेट और जो PGL भी हुई उस पर भी काफ़ी कंसर्न था। मेरे ज़हन में पाकिस्तान की तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं मोहम्मद अब्बास, वो उन्होंने कभी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं शो किया। उन्होंने शुरू में PSL के 2 सीजन खेले उन्होंने, लेकिन उनके अंदर हमें वो एक ऐसे बॉलर थे जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि इनमें पोटेंशियल था कि टेस्ट के फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल सकते हैं, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। उन्हें हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करना चाहिए जिस तरह इंग्लैंड ने स्टुअर्ट ब्रॉड को, जेम्स एंडरसन को आइडेंटिफाई किया कि इस तरह तो हम अगर ये डिबेट काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमने 3-4 साल में कोई 15 से 16 बॉलर्स हैं जिनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी, बट वो गायब हैं, आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर। तो वो मेरा ख्याल है दोनों तरफ की, जैसे हमने बात की, प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्लेयर बोर्ड की भी है कि वो लड़कों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करें। थोड़ी सी बात आज के मैच की भी कर लेते हैं। लाहौर के अंदर टॉप पे है, कोयटा सबसे बॉटम पे है। क्या लगता है कि कोयटा कौन सा ऐसा मैजिक करे, ऐसी क्या चीज़ करे, कौन सी किधर से की यूज़ करे, कौन सा ऐसा मंत्र पड़े कि वो लाहौर को हरा दे? देखिए जो PSL की खूबसूरती है, ऑन पेपर तो कोयटा का कोई सीन ही नहीं लग रहा आज वाले मैच में, लेकिन होता ऐसे ही है कि जब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि यार दिस टीम इज़ डाउन एंड आउट एंड इट्स नॉट गोइंग टू, बहुत हम श्योर हो जाते हैं कि यार ये तो टिकट्स सारी बिक चुकी हैं, ये ना हो कि लोग मैच देखने ना जाएं। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हम ऐसा लग रहा होता है बज़ाहिर के ऑन पेपर कि इस टीम का कोई चांस ही नहीं, फिर अचानक से वो एक ऐसा सरप्राइज़ करते हैं कि हम सारे दंग रह जाते हैं। इस तरह कराची किंग्स पहले 3 मैच हारी और चौथा मैच उनका लाहौर कलंदर से था, उन्होंने उनको सरप्राइज़ किया। फिर हमने प्रेडिक्ट किया कि मुल्तान सुल्तान आराम से कराची किंग्स को हरा देगी, उन्होंने उनको एक अपसेट किया। तो बज़ाहिर तो लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स, आपके कहने का मकसद है कि आप दूसरी चीज टीम को प्रेडिक्ट किया जाए जिसके चांसेस कम है ताकि वो जीते। बट क्या आज हम लाहौर कलंदर्स का कुछ चेंज देखेंगे उनकी टीम में? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। उसमें ये कि आप लेकिन मेरा ख्याल है अभी थोड़ा और सिक्योर करना चाहेंगे लाहौर के अंदर अपनी पोजीशन को। अभी उनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी कोई टीम एग्जैक्टली क्वालिफाई नहीं कर चुकी, तो वो रिस्क की पोजीशन में नहीं जाएंगे। दोनों टीमों की यही कोशिश होगी, और प्लस लाहौर के अंदर के ये माइंड में होगा कि हमने पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे रहना है। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप फिनिश करते हो अपने पॉइंट टेबल के ऊपर नंबर 1 पे, तो आपके पास प्ले ऑफ के अंदर जाके एक मार्जिन होता है मैच का। अगर आप वो मैच जीत जाते हो प्ले ऑफ के अंदर जाके, तो आप डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाते हो। अगर लेट्स सपोज आप मैच हार जाते हो तो फिर आपको एलिमिनेटर 2 खेलना पड़ता है। तो यानी कि उसके पॉइंट पे नंबर 1 आना एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल भी होता है आपके लिए।
तो लाहौर के अंदर की ये पूरी स्ट्रगल होगी कि हम अगर नंबर 1 पे आ गए हैं तो इस जो ग्रुप स्टेजेस है उसको नंबर 1 पे ही ख़त्म करें, ताकि हमारा जो फाइनल तक रसाई है उसके लिए उसके अलावा टीम्स कोशिश करती हैं कि जब वो जीत रही हों को अपने मोमेंटम को मेंटेन करें। अगर वो ज़्यादा चेंजेस करते हैं और मोमेंटम उनका ब्रेक हो जाता है और कोई एक बीच में एक आधी लॉस हो, फिर कम बैक करना इतना आसान नहीं होता। तो विनिंग कॉम्बिनेशन को के साथ वो स्टिक करना चाहेंगे, मोमेंटम को मेंटेन। एक और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से, उन्होंने अपना लास्ट मैच 24 फरवरी को खेला था और इसमें तकरीबन एक हफ्ते 7 डेज़ का गैप आ गया। अभी तक जो PSL का मैंने एनालाइज किया है, जब भी किसी टीम के मैचेस में गैप आ जाता है तो उनके लिए दोबारा परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता। तो इस हवाले से क्वेटा के लिए एक और बड़ी मुश्किल है। चले वेन्यू चेंज है लाहौर के अंदर के लिए, तो वेन्यू वैसे बहुत एक स्पेशल रखता है लाहौर का, और हमेशा हमने स्टैट्स देखे हैं कि 90% उन्होंने विक्ट्रीज लाहौर काफ़ी स्टेडियम में ली हैं, और उनके लिए अच्छी चीज़ भी यही है कि अब उनके बकाया मैचेस मोस्टली जो हैं वो लाहौर में ही है। क्वेटा को मेरा ख्याल है कि अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर देखना पड़ेगा, बॉलिंग तो समहाउ वही रखेंगे जो बॉलिंग लाइनअप उनकी है, बैटिंग का नंबर 3 या हाँ वो देखना पड़ेगा, हफीज़ नंबर 3 आएंगे या सरफराज को अपना नंबर ऊपर लाना पड़ेगा, नंबर 4 पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद काफ़ी नीचे आ रहे हैं। इफ्तिखार ने भी बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंस अच्छी दी, कंसिस्टेंट नहीं हो रहे, हालांकि लग रहा ये था कि इफ्तिखार ये बर्डन लेंगे। आज हफीज के चांसेस हैं कि पहले ऊपर आ जाएं कि हम नहीं, लेकिन ओपनर तो मुश्किल ही लग रहा है, उसमें शायद समीद को वो चांस दें, और हमने देखा जैसन रॉय भी अब चले गए हैं, तो बंगलदेई को तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चांस देंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस दी जो 2-3 मैचेस में उनको चांस दिया। तो गप्टल के ऊपर फिर बहुत बैंक करेंगे। गप्टल अगर एक ही मैच जीते हैं तो गप्टल की वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स की वजह से जीते हैं, वो जो खूबसूरत उन्होंने मेरा ख्याल अभी तक की इस PSL की सबसे बेस्ट इनिंग्स खेली है, उसकी वजह से जीते हैं। तो ये मेरा ख्याल है सरफराज को अब खुद थोड़ा सा ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अब अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, जैसे हमने इमाद के हवाले से भी बात की कि इमाद अगर ऊपर आ जाता तो अगर सारे मैचेस में आ जाता, और ख़ास तौर पे कल की, क्योंकि प्रूवन हो चुका था कि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा और इमाद की फॉर्म लगी है तो उसको आना चाहिए। और ये सरफराज को भी हम देख रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये है कि वो अपने आप को भी काफ़ी डीप लेके जा रहे हैं। सिवाय एक मैच में उन्होंने नंबर 3 पे आए, बाकी तमाम मैचेस में थोड़ा नीचे रखा। तो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा, एफर्ट मारनी पड़ेगी। और कई दफ़ा होता है कि जब आपकी टीम गिरी होती है तो पूरी टीम कैप्टन की तरफ देख रही होती है कि कैप्टन ऐसा क्या करेगा, और कैप्टन अच्छा कैप्टन वही होता है कि जो एक स्टेप अपनी टीम से और दूसरी टीम से भी आगे जाता है। और इरफान, जब कैप्टन आके अगर ओपन करते हैं और अच्छा खेल जाते हैं तो सारा जो इफेक्ट होगा वो ट्रिकल डाउन करेगा बाकी पूरी टीम में। एग्जैक्टली, अगर आप ग्रेट कैप्टन्स की बात करें तो हम सबसे पहले अपने इमरान खान की बात करते हैं कि जब वो 92 का वर्ल्ड कप के अंदर भी प्रॉब्लम आती थी तो वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते थे, बैटर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, नंबर 3 पे आते थे। इसी तरह हमने स्टीव वॉ की बात की, स्टीव वॉ जब टीम फंसती थी खुद आके परफॉर्म करते थे, हालांकि वो भी ऑलराउंडर थे। फिर इसी तरह अगर हम भारत के अंदर देखें तो हमेशा हम उसमें देखते हैं कि जो कोहली ने तो परफॉर्मेंस अपनी जगह पे दी, बट जो उनके कैप्टन बाकी जो थे खासतौर पे हम देखते हैं कि वो ऐसी शानदार परफॉर्मेंस, कैप्टन जब आके लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है तो वो एक लहदा पूरी टीम के ऊपर मार्क छोड़ता है। इंजमाम हमारे पास एक बड़ी प्राइम एग्जांपल रहे हैं कि इंजमाम भी जो थोड़ा टाइम उनकी कैप्टनसी का था, वैसे भी उन्होंने एक अपनी कैप्टनसी में बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि कैप्टन का खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट करना बहुत मैटर करता है। बॉलिंग के अंदर भी इवन अब ये देख लें कि लाहौर के अंदर की पूरी शेप चेंज होगी जब शाहीन को कैप्टन बनाया गया। वो अग्रेसिव है, आगे अटैक करता है, और अटैक करके वो जो विकेट्स लेता है वो मेरा ख्याल है एक बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। तो ये मेरा ख्याल है कैप्टन की परफॉर्मेंस पूरी टीम को लिफ्ट अप करती है। फॉर द सेक ऑफ PSL, क्वेटा हैज़ टू विन दिस गेम। अगर क्वेटा आज का मैच नहीं जीतते उनके पास सिर्फ 4 मैचेस रह जाएंगे और उनके सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे। और जो 4th पोजीशन टीम है जो क्वालिफाई करती है एलिमिनेटर्स के लिए, उनके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो उनके लिए आखिरी 4 मैचेस में इतना बड़ा गैप ब्रिज करना एक नामुमकिन के करीब होगा। उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इफ़ दे हैव टू स्टे इन दिस टूर्नामेंट दे हैव टू विन दिस साइड। और बाज़ औक़ात ऐसा नहीं है कि क्वेटा की टीम कमज़ोर है, उनके पास बहुत तगड़े प्लेयर हैं और बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं जो रिसेंट फॉर्म में, जिस तरह इफ्तिखार अहमद उन्होंने BPL में बहुत अच्छा खेला, बाकी भी उनकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी टैलेंट है, तगड़ी है, गप्टिल है, हसनैन है, नसीम शाह है, बस उनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं हुआ। जैसे पहले मैचेस में बात करें, उनका जो वीकर जो अकीलीस हील रहा है वो उनका इमर्जिंग प्लेयर है, वो परफॉर्म नहीं करा। पहले वो बंगलज़ई को चांस देते रहे एज अ बैट्सर, उसने भी एज अ बैट्समैन परफॉर्म नहीं किया। फिर इमाल खान को चांस दिया, वो भी एज अ बॉलर परफॉर्म नहीं करा। तो ये एक बहुत है, और मैं तवक्को करूँगा, लेकिन बाज़ का जब टीम ऐसे क्लिक नहीं करी होती, कोई एक आधी ऐसी परफॉर्मेंस निकलती है कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की जो टीम को मोमेंटम देती है, तो हो सकता है। मेरे ख्याल में मेरा जो इनके लिए एडवाइस होगा कि
जो इनका अभी सबसे इनफॉर्म प्लेयर है वो है इफ्तिखार अहमद, उसको इन्हें अब दी ऑर्डर लेके आना चाहिए। वो जिस टाइम पे आता है बैटिंग करने उस टाइम कोयटा ऑलरेडी गेम से आउट हो चुकी है, तो आपको जो अपने ऑन सॉन्ग प्लेयर है अच्छा परफॉर्म करें, आपको मैक्सिमम उन्हें चांस देना चाहिए कि वो गेम पे इम्पैक्ट कर सकें। और सरफराज और इफ्तिखार की पार्टनरशिप भी अच्छी होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और उसमें ये देखें ना, जैसे मैं ग्रेट कैप्टन की बात कर रहा था, अगर हम लास्ट 2 डेकेड की बात करें तो सबसे बड़ा कैप्टन जो हमें नजर आया वो MS धोनी थे। जब इंडिया की हम बात करें तो उसने जिस तरह की परफॉर्मेंसेज अपनी टीम को दी एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, वो जब आपका लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट तो पूरी टीम पे उसका इन्फ्लुएंस जाता है। और आप देख लेंगे भारत ने बड़े बड़े लेजेंड प्रोड्यूस किए, बट कैप्टन सबसे बड़ा अगर ऑल टाइम भी माना जाता है तो वो धोनी को माना जाता है, और पूरी दुनिया उसको मानती है कि इससे अच्छा कोई कैप्टन नहीं आया। तो गेम अवेयरनेस रखना, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना, तगड़ा होना, बोल्ड डिसीजन लेना, क्योंकि जब तक आपका कैप्टन दूसरी टीम से एक स्टेप आगे नहीं सोच रहा होगा तो वो फिर मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट पे भी इफेक्ट आता है। जाते हुए को प्रेडिक्शन देनी है तो दे छोड़े, प्रेडिक्शन तो आजकल उल्टी हो रही है वैसे, फिर भी आप दोनों। फिर आज मैं लाहौर कलंदर्स की साइड लेती हूँ। देखिए मेरा दिल तो वैसे तो लाहौर के साथ होता है, हाँ। लेकिन आज मेरा दिल कोयटा के साथ है, तो दिमाग लाहौर। इसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कोयटा जीते और टूर्नामेंट PSL और इंटरेस्टिंग हो। हाँ, क्योंकि ये कोयटा और अगर इस कराची किंग्स, अगर आप इनके लास्ट मेरा ख्याल है अब जो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, अगर इफ दे वोंट विन द मैचेस तो फिर दिस टूर्नामेंट हैज बीन डन एंड डस्टेड फॉर दैट। तो ये इनके लिए बहुत नेसेसिटी है। ये आज फिर मैच देखते हैं जी, हम कोशिश करते हैं स्टेडियम में जाके देखें और एंजॉय भी करें। आप लोग भी जो लाहौरी हैं वो आके मैच को एंजॉय करें, यही PSL की है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट टाइम सेम टाइम पे, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।